हेलो दोस्तों, मैं रुपेश रंजन स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 के वंशानुगत एवं विविधता के सिद्धांत के आज तक पूछे गए सारे प्रश्न इस चैप्टर से हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न कहता है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है प्रभाविता का नियम, ऑप्शन बी है स्वतंत्र अभिवन का नियम, ऑप्शन सी है युग्मक की शुद्धता का नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि पृथक्करण के अन्य नामों से और क्या जाना जाता है। तो सभी कोई जानते हैं प्रभाविता का नियम। और आपसे पूछ सकता है कि प्रभाविता का नियम किसे कहा जाता है, ये 2 नंबर में पूछा हुआ सवाल है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि प्रभाविता का नियम किसे कहा जाता है। प्रभाविता का नियम मेंडल ने बताया कि प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है, जिससे वंश में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है, अतः इसे मेंडल की प्रभाविता का नियम कहा जाता है। समझ गए न, इसमें प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है। समझ गए न, इसी को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मेंडल ने प्रतिपादन किया था, बताइए मेंडल ने किस सिद्धांत को दिया था। ऑप्शन ए है सहलग्नता के नियम दिया था, ऑप्शन बी है 10% ऊर्जा का नियम दिया था, ऑप्शन सी है आनुवांशिकता का नियम दिया था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते होंगे दोस्तों कि मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किए थे। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है अर्जित गुणों के वंशानुगत का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, बताइए। अर्जित गुणों के वंशानुगत सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन ए है डार्विन के द्वारा, ऑप्शन बी है लेमार्क के द्वारा, ऑप्शन सी है डी बरीज के द्वारा, ऑप्शन डी है हैकल के द्वारा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी कोई जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेमार्क ने अर्जित गुणों का वंशानुगत का सिद्धांत दिए थे। समझ गए, इस बात को प्रतिपादन किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है ना कि देखिए कह रहा है कि अनुवांशिकी के जनक है, बताइए अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। हुआंग डी ब्रीज को कहा जाता है, या मॉर्गन को कहा जाता है, या मेंडल को, या डार्विन को। तो बताइए अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो सभी कोई जानते हैं कि मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है या अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेंडल ने चयन किया था, बताइए मेंडल ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए किसका चयन किए थे, बताइए। चना के पौधे का किए थे, या पाइनस को किए थे, या टमाटर के किए थे, या गार्डन मटर का किए थे। तो सभी कोई जानते हैं कि मेंडल ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए मटर के पौधे का चयन किए थे। समझ गए ना। क्यों किए थे, तो पूछ भी सकता है कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किए थे। तो क्योंकि मटर का पौधा कैसा होता है, उभयलिंगी होता है, और ये कम समय में फलने फूलने लगता है, इसमें अधिक बीज पाया जाता है। समझ गए ना। इसे गमले में आसानी से लगाया जा सकता है, आप ये सब लिख सकते हैं। समझ गए ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है मेंडल के नियम का एक अपवाद है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल का नियम नहीं है। ऑप्शन ए है प्रभाविता का नियम, ऑप्शन बी है युग्म की शुद्धता का नियम, ऑप्शन सी है सहलग्नता, ऑप्शन डी है स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो बताइए इनमें से कौन सा नियम जो है मेंडल का नियम का अपवाद माना जाता है। तो सभी कोई जानते होंगे कि सहलग्नता का नियम मेंडल के द्वारा नहीं प्रतिपादन किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहलग्नता का नियम इन्होंने नहीं दिए थे। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि F2 संतति में बहुलक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभाविता के स्थिति में क्या होती है, बताइए। ये कह रहा है ना कि F2 संतान यदि जो F2 संतति की बाह्य लक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत क्या होता है, जब बताइए। F2 पीढ़ी में जाएगा तो कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए है 3:1 होगा, 2:2 होगा, ऑप्शन सी है 1:2:1 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते होंगे कि F2 पीढ़ी में जाएगा तो 1:2:1 हो जाएगा। समझ गए ना। इसका जीनोटाइप भी यही होता है। F1 पीढ़ी के जीनोटाइप पूछे तो 1:2:1 होगा, और फिनोटाइप पूछे तो 3:1 होगा। याद रखिएगा। समझ गए ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, वही वाला पूछ दिया कि एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात बताइए क्या हो जाएगा।
ऑप्शन ए है 1:2:1, ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 9:3:1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते होंगे कि एक संकर संकरण के फिनोटाइप क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3:1 होता है, समझ गए ना। और जीनोटाइप आपसे पूछ दे तो 1:2:1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है मानव रुधिर AB वर्ग में है, क्या है AB में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है एंटीबॉडी उपस्थित रहता है, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन सी है एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, ऑप्शन डी है एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं। इनमें से क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम बताते हैं, लिख कर इसको बता देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए लिख कर बताते हैं यहाँ पे, समझ गए ना। ये हो गया कि क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप, सॉरी देखिए इसको कलर फॉन्ट चेंज करना होगा। और देखिए बताते हैं आपको, लिख के बताते हैं, समझ गए ना। इधर हो गया क्या ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, समझ गए ना। ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ए ग्रुप, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, समझ गए ना। तो ए बी का एंटीजन ये सबसे पहले आएगा, एंटीजन एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, एंटीबॉडी हो गया, समझ गए। एंटीबॉडी क्या क्या हो जाएगा, ए का एंटीजन क्या होगा, ए ही होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। बी का एंटीजन क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ गए ना। और ए बी का एंटीजन क्या होगा, ए बी का एंटीजन ए बी ही हो जाएगा, समझ गए ना। और एंटीबॉडी पूछे तो एंटीबॉडी नील रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं, समझ गए ना। और ओ का एंटीजन क्या हो जाएगा, एक ओ का एंटीजन नहीं पाया जाता है, समझ गए ना, याद रखिएगा। और एंटीबॉडी इसका ओ का हो जाएगा क्या, ए बी एंटीबॉडी हो जाएगा, समझ गए ना। ए बी इसका एंटीबॉडीज हो जाएगा, ए बी इसका एंटीबॉडी हो जाएगा, समझ गए ना। तो याद रखिएगा कि ए का एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी हो जाएगा, और बी का एंटीजन बी हो जाएगा और एंटीबॉडी ए हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा मुख्य रूप से इस यही, समझ गए ना। ये पूछता है कि ए बी में एंटीजन क्या होगा या एंटीबॉडीज क्या होगा, तो ए बी का एंटीजन ए बी हो जाएगा और एंटीबॉडी नील हो जाएगा, कुछ नहीं रहता है, समझ गए ना, खाली रहता है। और ओ का एंटीजन कुछ नहीं रहता, ओ भी खाली रहता है, नील रहता है। और एंटीबॉडी पूछे तो ए बी हो जाएगा, समझ गए ना। तो हमारा प्रश्न देखिए क्या कह रहा था। तो प्रश्न कह रहा था कि ए बी, देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा था ना कि कहाँ गया प्रश्न, कहाँ गया प्रश्न, कह रहा है ना कि एक संकर संकरण क्रॉस फिनोटाइप, सॉरी यहाँ है रुधिर में, मानव रुधिर ए बी वर्ग में है। तो हमने आपको वहाँ पे बता दिया कि ए बी में क्या है, तो ए बी में एंटीजन ए बी है। तो देखिए कहीं एंटीजन है, एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होता है। यहाँ पे हम आपको लिख कर बता दिए हैं। चलिए अगला देखते हैं, उसे याद कर लीजिएगा, समझ गए ना। और यहाँ पे बता देते हैं कि आपसे पूछता है और आपसे पूछ सकता है ना कि सर्वदाता किसे कहा जाता है। तो सर्वदाता ओ को कहा जाता है और सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है, समझ गए ना। सर्वदाता किसे कहा जाता है, देखिए बताते हैं, लिख कर बता देते हैं। सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो ओ को कहा जाता है। और सर्वग्राही पूछ दिया आपसे, सर्वग्राही कौन होगा, तो सर्वग्राही में आ जाता है ए बी, समझ गए ना। याद रखिएगा सर्वग्राही में ए बी आ जाता है। सर्वदाता मतलब सबको ब्लड दे सकता है, और सर्वग्राही मतलब सबसे ब्लड ले सकता है, समझ गए ना। चलिए देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा 9 नंबर अगला प्रश्न है ना। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का मात्रात्मक लक्षण है। ऑप्शन ए है बाल का रंग, ऑप्शन बी है त्वचा का रंग, ऑप्शन सी है नाक का आकार, ऑप्शन डी है आँख का रंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी कोई जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा का रंग, समझ गए ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, बताइए एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूरक जीन कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है, ऑप्शन सी है संपूरक जीन कहा जाता है, ऑप्शन डी है विषम युग्मनज कहा जाता है। तो बताइए एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो सभी को जानते हैं कि युग्म विकल्पी कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या होता है। अगला प्रश्न कहता है एक जीन के जोड़े दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है। हमने आपको प्रभाविता का नियम बताए थे कि जब जब प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि एक जीन दूसरे जीन को जब दबा देता है तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एपोप्टोसिस कहलाता है, ऑप्शन बी है प्रभाविता कहलाता है, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा
एपोप्टोसिस कहलाता है, समझ गए ना। यहाँ पे गलत दिया हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रभाविता कहलाएगा ना, जब एक जीन दूसरे जीन को दबा देगा तो प्रभाविता कहलाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मनुष्य में AB रक्त समूह को क्या दर्शाता है। मनुष्य में जो AB वो रक्त होता है वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है, ऑप्शन बी है बहुल अलील दर्शाता है, ऑप्शन सी है साह प्रभाविता दर्शाता है, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो बताइए कि मनुष्य में ABO जो रक्त समूह है वो क्या दर्शाता है। तो सभी कोई जानते हैं कि वो बहु अलील दर्शाता है, समझ गए ना। एक से ज़्यादा है ना, तीनों ब्लड ग्रुप है तो वो बहु अलील दर्शा रहा है, समझ गए ना। आपसे किसी खास ब्लड ग्रुप पूछ देता, ए पूछ देता तो हो जाता क्या आप प्रभा यानी कि एक गुण वाला हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, एक बालक का रुधिर यानी कि एक बच्चे का रुधिर यानी कि रुधिर वर्ग है O है, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है O है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीनो प्रारूप कौन सा हो जाएगा बताइए। तो जीनोटाइप बताना है, समझ गए ना। देखिए इसको कैसे निकाला जाता है हम आपको बता देते हैं। हाँ तो देखिए आपको हम बना के बताते हैं, समझ गए ना। देखिए कैसे इसको बनाया जाता है हम बता देते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ पहले कह रहा है। पहले कह रहा है बच्चा का, तो लिख दीजिएगा कि बच्चा का क्या कह रहा है। बच्चा का जो है यहाँ लिख देखिए, पेन नहीं चल रहा है, फ़ॉन्ट चल ही नहीं रहा है ना। बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चा का ब्लड ग्रुप यहाँ बता रहा है O है, ठीक है ना। बच्चा का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या कह रहा है, पिता का ब्लड ग्रुप B है, समझ गए ना। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाता है, इसका IO हो जाएगा, I हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा IB हो जाएगा और IO हो जाएगा, समझ गए ना। ये सब आप ऑफलाइन जब क्लास कर रहे होंगे ना तो उसमें बताए हैं, सारे बच्चों को बता दिए। तो इसको इससे गुना कर दीजिएगा ना और इसको इससे कर दिएगा तो क्या क्या निकल के आएगा। एक बार तो निकलेगा, इससे जाएगा तो I यहाँ पे I हो जाएगा, तो IO IB जाएगा, समझ गए ना। तो क्या चीज़ बनेगा, इसको गुना करिएगा तो IO IB बनेगा। तो देखिए दिमाग में गुना कर लीजिएगा, समझ गए ना। इसको IO हो जाएगा और IB हो जाएगा यहाँ पर ही, समझ गए ना। I यहाँ पे नहीं समझे, देखिए जैसे कि इससे गुना किया जाएगा ना। देखिए सबसे पहले I इससे गुना करेंगे इसके साथ, समझ गए ना, IO और IB। तो IO और IB हमको प्राप्त होगा, पहला ग्रुप प्राप्त होगा। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको IO और IO प्राप्त होगा, समझ गए ना। IO प्राप्त होगा। फिर इसको भी इससे करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, IO और IB प्राप्त होगा। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, IO और IO प्राप्त होगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि O और B प्रभावी है, समझ गया ना। O और B, तो देखिए इसमें O और B की कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, O और B देखिए ऑप्शन B में है, समझ गया ना। तो राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया नहीं, उसे बना लीजिएगा, उसे 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है वो सवाल। अगला प्रश्न कहता है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहते, बताइए एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है, बहुअलील कहलाता है या बहुजीन कहलाता है या ऑन्कोजीन कहलाता है या सप्रभावित जीन कहलाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुएलील कहलाता है ना, जो बहुत सारी जगह पर रहता है बहुएलील कहलाता है। चलिए ऑप्शन अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक यानी कि सर्वदाता है। बताइए अभी हम आपको ऊपर में ही बता दिए थे कि कौन सा सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है। ऑप्शन ए है B है, ऑप्शन B है A है, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन D O। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा, O है जो सर्वदाता है और AB जो है सर्वग्राही है, समझ गए ना। याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, मानव रुधिर O में है। बताइए मानव रुधिर O में है क्या चीज़, हम आपको वहाँ पे भी बताए थे कि O में क्या होता है, एंटीजन है या एंटीबॉडी है कि नहीं। तो बताइए ऑप्शन ए कहता है एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी है एंटीजन उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन डी है एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर
ए हो जाएगा, इसमें एंटीबॉडी उपस्थित रहता है। समझ गए ना, वहाँ पे बताए थे आपको लिख कर कि ए का एंटीबॉडी, यहाँ पे देखिए आपको बता देते, फिर से एक बार बता देते आप दो ही ने। ए का तो सभी को जानते हैं कि ए का एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडीज बी हो जाता है। समझ गए ना। और ओ बी को भी जानते हैं, बी का क्या रहेगा, बी का एंटीजन ए हो जाएगा, बी का एंटीजन सॉरी बी तो हो गया ना। तो आपको ओ के पूछेगा, पहले शुरू ए बी ना आएगा, ए बी। तो ए बी में क्या होता है, ए बी में एंटीजन, ए बी का एंटीजन क्या होता है, ए बी का एंटीजन कुछ नहीं, नील। ए बी का एंटीजन होता है नील होता है ना। ए बी का एंटीजन ए बी हो जाएगा, समझ गए ना। और एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, इसका ए हो जाएगा एंटीजन, एंटीबॉडी ओ हो जाएगा, समझ गए ना। और ओ का आपसे पूछे तो ओ का एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन उपस्थित होता है, तो ओ का एंटीजन ए बी हो जाएगा और एंटीबॉडी कुछ नहीं, खाली रहता है। समझ गए ना। और इसका जो है ना, कहाँ गया, यहाँ पे एंटीजन नहीं रहता है। समझ गए ना। याद रखिएगा कि यहाँ पे नील रहता है और यहाँ पे हो जाता है। समझ गए, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर एंटीजन उपस्थित रहता है। समझ गए ना। एंटीजन अनुपस्थित रहता है ना, सॉरी, एंटीजन उसमें ओ में होता है, एंटीजन ओ में नहीं होता है। समझ गए ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षण फिनोटाइप अनुपात बताना है। बताइए द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप क्या होता है। ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी है 1:2:1, ऑप्शन सी है 9:7, ऑप्शन डी है 9:3:1। तो बताइए इनमें से कौन सा आप द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9:3:1। टोटल जोड़ के याद रखिएगा। समझ गए ना, जब फिनोटाइप द्विसंकर संकरण के पूछे तो जोड़ के कितना आना चाहिए, तो 16 आना चाहिए। समझ गए ना, इसे मोटा मोटी याद रखिएगा, 16 किसी भी तरह से ले आना है। समझ गए ना, 9 3 3 1। समझ गए ना, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि ZZ/ZW यानी कि ZZ/ZW तरह की लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है। बताइए Z और ZW जो है किस में लिंग निर्धारण देखा गया। जैसे मनुष्य में होता है ना XX होता है, पुरुष में XY होता है। तो इस तरह से पूछ रहा है कि Z और ZW जो है इसमें किस में देखा गया है। तो घोंघा में, तिलचट्टा में, मोर में, मनुष्य में। तो बताइए, तो मनुष्य तो इसका कभी होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोर में। पक्षियों में देखा जाता है ना Z और ZW। समझ गया ना। Z जैसे हम लोगों में मादा होती है ना, X होता है, तो उसी में Z जो होता है ये मादा हो जाता है और ZW जो होता है वो पुरुष हो जाता है ना, मोर आने के जो होता है मोर वाला। चलिए मोर में पुरुष और नर पुरुष जो होता है, स्त्री और पुरुष। समझ गए ना। अगला कहता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में संभव है। बताइए क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में संभव है। ऑप्शन ए है लेप्टोनिन, ऑप्शन बी है साइटोनिसिस, ऑप्शन सी है पैकेटिन, ऑप्शन डी है डायकोनोसिस। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संभव है। समझ गया ना। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो पैकेटिन अवस्था में होता है। और कौन सा अवस्था में पूछे तो एनाफेज अवस्था में हो जाता है। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है 21 नंबर देखिए क्या कहता है। 21 नंबर कहता है द्विसंकर संकरण। समझिए द्विसंकरण परिरक्षण संकरण अनुपात होता है। बताइए द्विसंकर संकरण का संकरण अनुपात कितना होता है। ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 7:1:7, ऑप्शन सी है 1:1:1, ऑप्शन डी है 1:7:7:1। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1:1। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है ट्रायसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मन बुद्धित्व यानी कि क्रिएटिनिज्म हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। बताइए 2n+1 बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है फिलाडेल्फिया, ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम कहलाता है, ऑप्शन सी है एल्बिनिज्म कहलाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। डाउन सिंड्रोम के कारण ऐसे स्थिति उत्पन्न होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि कानों पर बाल का बहुलता का जीन पाया जाता है। बताइए कानों पर जो बाल होता है ना वो कौन सा जीन के कारण ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुन लीजिए पहले, एक्स क्रोमोसोम पर होता है, वाई क्रोमोसोम पर, या लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम पर, या अलील क्रोमोसोम पर होता है। तो ये जो एक बाल जो होता है ना, कान का बाल होता है वो तो कैसा होता है, तो वाई क्रोमोसोम पर न निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका।
समझ गए ना। ये आनुवांशिक होता है, समझ, जैसे ये आपके पिता के यदि कान में बाल है तो आपके होने का चांसेस पूरा रहता है, समझ गए ना। इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, बताइए विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है। समसूत्री विभाजन है या उत्परिवर्तन है, ऑप्शन सी है अर्धसूत्री विभाजन है, ऑप्शन डी है निषेचन है। तो बताइए कि विभिन्नता का क्या स्रोत है, मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन के कारण ही विभिन्नता देखने को मिलती है। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। समझ गए ना। सिंड्रोम 3 प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, समझ गए ना। डाउन सिंड्रोम, पटॉज सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ऐसे तो मुख्य रूप से 3 ही होता है, ऐसे तो बहुत सारा हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है। कितने क्रोमोसोम होता है टर्नर सिंड्रोम में। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 47, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 45 होता है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है सिकल सेल कोशिका एनीमिया किस प्रकार के रोग है। बताइए सिकल सेल कोशिका एनीमिया जो होता है वो किस प्रकार की है। लिंग संबंधी रोग है, या ऑटोसोम संबंधी रोग है, या कमी जनित रोग है, या मेटाबॉलिक। बताइए कैसा है, मेटाबॉलिक क्रिया है, कैसा ये जो बीमारी है वो कैसा है, लिंग गुणसूत्र पर होता है, कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऑटोसोम गुणसूत्र पर होता है। समझ गए, लिंग गुणसूत्र पर नहीं होता है। जैसे मनुष्य में होता है ना, 2 प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है, समझ गए ना। मनुष्य में कितना होता है, 46 होता है ना। तो 23 दूना 46 होता है ना। तो 22 गुणसूत्र जो कहलाता है ना, 22 गुणसूत्र जो कहलाता है वो ऑटोसोम कहलाता है। समझ गए ना, ऑटोसोम कहलाता है। और एक गुणसूत्र जो होता है ना, एक यानी कि 22 और एक मान के 23 बनता है, और ये जो गुना हो जाता है तो 46 होता है ना। तो एक गुणसूत्र जो होता है वो लिंग निर्धारण का काम करता है। समझ गए ना, कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये एक गुणसूत्र निर्धारण करता है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला कहता है सिकल सेल एनीमिया, समझ गया ना कि ऑटोसोम से संबंधित है। अगला कहता है दत्र कोशिका आरक्तता प्रदर्शित करता है। बताइए दत्र कोशिका आरक्तता प्रदर्शित करता है क्या। ऑप्शन ए है हाइपरसिटिज्म, ऑप्शन बी है साप्रभाविता, ऑप्शन डी है सी है प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन डी है अपूर्ण प्रभाविता। तो बताइए कि दत्र कोशिका जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो सभी को जानते हैं कि प्लियोट्रॉपी करता है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लियोट्रॉपी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बर्न अंधता यानी कि बर्न कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, समझ गया ना, की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होता है तो उनमें होने वाले पुत्र और या पुत्री में बर्न अंधता की संभावना कितना प्रतिशत होगा। समझ गए। जिस तरह से हम आपको ब्लड ग्रुप में बताए थे ना कि बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ है और बी है, उसी तरह से सिर्फ रख दीजिएगा और खाली जहाँ और आई, जहाँ पे आई जैसे था ना कि रखे थे ना, वहाँ पे रखे थे कि पिता का ब्लड ग्रुप है तो आई ओ रखे थे, बी का लिए आई ओ आई बी रखे थे, और जहाँ पे ओ है वहाँ पे सी कर दीजिएगा। समझ गए ना। और निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो हम इसका राइट आंसर जो निकाल के बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए ना। 50% क्या हो जाएगा, 50% बर्न अंधता पुरुष होगा और सामान्य 50% होगा। 50-50 का चांस है बढ़िया और खराब होने का। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 21वें, देखिए आ गया ना, 21वें गुणसूत्र ट्रायोसोम में कौन सा अनुवांशिक बीमारी हो जाता है। बताइए 21वें जो गुणसूत्र पर बीमारी होता है वो कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन ए है क्लाइन-फेल्टन सिंड्रोम, ऑप्शन डी है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी है दत्र कोशिका अवरक्त, ऑप्शन डी है डाउन सिंड्रोम। बताइए 21वां जो गुणसूत्र होता है कौन सा बीमारी पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े गुणसूत्र पर होता है। समझिए ना, डाउन सिंड्रोम पूछ देगा कि किस गुणसूत्र पर होता है, तो 21वें जोड़ा गुणसूत्र पर होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि बर्न अंधता कलर ब्लाइंडनेस में रोगी नहीं पहचान पाता है, कौन सा रंग को नहीं पहचान पाता है। ऑप्शन ए है लाल तथा पीला रंग, लाल तथा हरा रंग, ऑप्शन सी है लाल तथा हरा रंग,
नीला तथा हरा रंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि जो वर्णतः कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन सा रंग को पहचान नहीं कर पाते हैं? तो सभी जानते हैं कि लाल और हरे रंग का पहचान करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन से रोग हेमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग हेमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है फिनाइलकीटोनुरिया, ऑप्शन सी है क्लाइनफिल्टर, ऑप्शन डी है सिकल सेल एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना कि ब्लड का आकार आरबीसी का जो आकार होता है हंसियाकार हो जाता है। समझ गए ना? और इसमें ब्लड की कमी हो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। समझ गए ना? याद रखिएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है डीएनए तथा आरएनए फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा ना। डीएनए तथा आरएनए समान है, बताइए किस रूप से समान है? द्विगुणन की सक्षम होने को नाते, ऑप्शन बी है समान शर्करा होने के कारण, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड तथा बहुल होने के कारण, ऑप्शन डी है समान पायरिमिडीन क्षार होने के कारण। बताइए किस कारण दोनों समान है? डीएनए आरएनए बताइए किसके कारण समान है? तो सभी को जानते हैं कि इसमें न्यूक्लियोटाइड जो बहुलक होता है दोनों में समान होता है। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न क्षार यदि जो कहेगा तो अलग नहीं होता है। इसमें आरएनए में यूरासिल क्षार पाया जाता है उसमें, जबकि यूरासिल क्षार नहीं पाया जाता है। समझ गए ना? वही ना अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाता है। बताइए सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है लिंग निर्धारण के लिए, ऑप्शन बी है अंग संवर्धन के लिए, ऑप्शन सी है फोरेंसिक विज्ञान के लिए, ऑप्शन डी है उत्तक संवर्धन के लिए। बताइए सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सभी को जानते हैं सैटेलाइट डीएनए का उपयोग फोरेंसिक विज्ञान को जांचने के लिए किया जाता है। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए है लेप्टोनिन, ऑप्शन बी है जाइगोटिन, ऑप्शन डी है पैक्टिन, ऑप्शन डी है डाइकोनोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए पैक्टिन का है। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, इसको फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं ना। देखिए आ गया पीडीएफ। ये सारे प्रश्न देखिए पूछे हुए 2023 में सारे प्रश्न देखिए पूछे हुए, बहुत MVVI सारे पूछे गए। देख रहे हैं सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी अनुगति संरचना है? बताइए आगुनित संरचना निम्नलिखित में से कौन सा आगुनित संरचना है? तो युग्मनज, ऑप्शन ए है युग्मनज, ऑप्शन बी है अंडाणु, ऑप्शन सी है युग्मक, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आगुनित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। समझ गए ना? अंडाणु भी एन होता है, युग्मक भी एन होता है, बाकी युग्मनज कैसा होता है? युग्मनज 2n होता है। समझ गए ना? हम पिछले कक्षा में ये सब n और 2n के बारे में पूरे हम बता दिए, क्लास में यही सब बताए हैं। चलिए अगला, इससे जो प्रीवियस वीडियो था ना वो उसमें बता दिया गया था। चौथे चैप्टर में हम ये सारे क्लियर कर दिए, एन या 2n क्या होता है, किस में होता है, सारी बातों को क्लियर कर दिए। एक लिंगी उभयलिंगी सारे हम ये सब पढ़ा दिए हैं आपको। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवृत बीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता को क्या होता है? बताइए आवृत बीजी पौधे में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कैसे? n टाइप होता है, 3n टाइप होता है, 2n टाइप होता है, या ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों। तो सभी जानते हैं कि भ्रूणपोष कैसा होता है? तो भ्रूणपोष 3n होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रूणपोष 3n हो जाएगा और भ्रूणपोष कैसा होता है? कहाँ गया? भ्रूणपोष 3n हो जाएगा और भ्रूणकोष के तो भी 3n और भ्रूण आपसे खाली युग्मनज पूछे तो n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। समझ गए ना? याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन डी है 23, ऑप्शन डी है 46। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी को जानते होंगे, यदि इस प्रश्न को नहीं बना रहे तो बेकार है, धिक्कार है ना। युग्मक पूछ रहा है तो n पूछ रहा है। समझ गए? युग्मक मतलब n होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23। युग्मक मतलब n मतलब आधा होता है। समझ गए ना? आपसे युग्मनज पूछता है ना तो इसका 46 हो जाता है, युग्मनज पूछता तो, लेकिन आपसे युग्मक पूछा है तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 हो जाएगा। युग्मक जैसे पूछे आप दिमाग लगाइएगा, n आधा होता है। समझ? हेप्लॉइड। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है स्वबहुगुणित कृत्रिम रूप में प्रेरित की जा सकती है। बताइए स्वगुणित कृत्रिम रूप में प्रेरित किया जाता है किसे? कॉलेजिन द्वारा, क्लोरोफॉर्म द्वारा, ऑप्शन सी है
कॉलीचिसिनी द्वारा, ऑप्शन डी है क्लोरोक्विनोन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉलीचिसिनी द्वारा इसका स्वबहुगुणित प्राप्त किया जाता है ना, कृत्रिम रूप से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, और लास्ट प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न कहता है, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिजक्शन के कारण होने वाले रोग है। बताइए, ऑटोसोम प्राथमिक नॉन डिजक्शन के कारण होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा रोग है? ऑप्शन ए है दत्र कोशिका अवरक्त, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल्टोन सिंड्रोम, क्लायोफिल्टोन सिंड्रोम, ऑप्शन डी है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी है डाउन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। तो दोस्तों आज का क्लास ऑब्जेक्टिव यहीं तक खत्म हुआ। अब हमसे हाथ जोड़ के विनम्र आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और देखिए, हम कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे, अब तक इस चैप्टर से जितने भी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया, हम सारे करवा दिए हैं। हम आपको इसका आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको आंसर चाहिए तो कमेंट करिएगा। तो बहुत सारे देखेंगे कमेंट आया, तो फिर हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ये सारे इसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। समझ गए ना? एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, देख लीजिए इसे गौर से। समझ गया ना? पहला देखिए प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, मेंडल की सफलता का क्या कारण थे? तो सभी को जानते हैं कि मेंडल एक समय में एक ही लक्षण का प्रयोग करता था। मेंडल एक समय में एक ही लक्षण का प्रयोग करता था। मेंडल एक लक्षण को कई पीढ़ियों तक प्रयोग करता था, और जो भी करता था उसे लिखते जाता था। समझ गए? हम मोटा मोटी आपको बताते चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण का नियम का बताइए। पृथक्करण नियम क्या कहता है? सभी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है, आपूर्ण प्रभाविता का नियम से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बहुविकल्प के बारे में बताइए। एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल के प्रतिपादन का नियम बताइए, ये भी बता दीजिएगा। सहलग्नता के सारे हम बता देंगे आपको, बस आप कमेंट करिएगा। यदि आपको कुछ आंसर चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, और 5 नंबर से जितने भी सवाल आते हैं, देखिए सारे के सारे 5 नंबर में पूछे गए हैं। 5 नंबर इसे आप यदि इसे बना लेते हैं ना, तो इस चैप्टर से केवल आपको 15+ मार्क्स लाने की फुल गारंटी। समझ गए ना? 15+ मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे। तो इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो बना सकें। देखिए कितना बार ये सवाल पूछा हुआ है, MVVI से कर लीजिए। समझ गए ना? MVVI।